बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ जिसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। 1 सीट आम आदमी पार्टी के नेता जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चांदनी चौक से बीजेपी के सुमन गुप्ता चुनाव जीत गए हैं। दक्षिणपुरी से आम आदमी पार्टी के राम स्वरूप की जीत तय हो गई। कांग्रेस को भी उपचुनाव में 1 सीट मिली है। 4 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। 3 सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। 1 सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का कैंडिडेट आगे है। तो अब आप ये समझ लीजिए फुल मतलब बैलेंसिंग एक्ट है ये शायद दिल्ली की जनता का। और इस वक्त 12 सीटों के जो उपचुनाव के नतीजे हैं जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीट, और बीजेपी अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी इला इस पर जुड़ गई हैं। इला, जरा जानकारी दें। जी मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि दिलचस्प मुकाबला हुआ था इन उपचुनावों में एमसीडी के। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अब एमसीडी के जो चुनाव था वो बेहद दिलचस्प इसलिए भी था क्योंकि इसमें वर्चस्व की लड़ाई थी। मुकाबला था आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। क्या भाजपा सरकार जो अभी चुनाव जीती है विधानसभा का, वो अपनी पकड़ इस बाई इलेक्शन पे भी बना पाएगी या नहीं, यही सवाल उठ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, साफ तौर से पलड़ा भारी भाजपा का लग रहा है। इस समय तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस समय हम मौजूद है चांदनी महल जो वार्ड है उसके काउंटिंग सेंटर के बाहर, और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो एआईएफबी के जो कैंडिडेट है मोहम्मद इमरान, वो 4000 वोटों से भी ज़्यादा जीत चुके हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हॉट सीट मानी जा रही है। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है ये इसी वार्ड में हुई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, जिसमें एआईएफबी ने जीत हासिल करी है। वो इसलिए भी क्योंकि शोएब इकबाल का समर्थन रहा है यहाँ पर मोहम्मद इमरान को। शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी से नाराज़ हो गए थे और बागी हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना समर्थन मोहम्मद इमरान को दिया। यहाँ पर आप देखिए खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं लोगों में। यहाँ पर जितने भी सपोर्टर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये जो नतीजे हैं, ये जो चुनाव चिन्ह है आपका शेर, ये बता देती हूँ दर्शकों को। एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने 5 सीट पर जीत दर्ज कर दी है। 3 सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट में 12 में से अगर 2 सीटों की बात करें तो 2 सीटें जो कांग्रेस है उसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शालीमार बाग सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की जीत हो गई है। 10,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी की कैंडिडेट जीते हैं। सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा सीट है शालीमार बाग, यहाँ से बीजेपी की अनीता जैन को जीत मिली है। जी इला, आप लोगों से बात कर रही थी, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भाजपा है उसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है क्योंकि 5 सीटों से भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की 2 और जो कांग्रेस है उसका भी खाता संगम विहार से खुल चुका है। और साथ ही साथ एआईएफबी ने यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला दिया है और उभर करके आए हैं मोहम्मद इमरान, और यहाँ पर जो उनकी जीत हासिल हुई है उस पर हम बात कर रहे थे लोगों से कि आखिर ये त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, सबसे ज़्यादा वोट भी यहाँ पर हमें देखा नज़र आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एआईएफबी किस तरह से जीती है और यहाँ पर जो चिन्ह है, निशान चिन्ह शेर का, वो क्यों है आपकी पार्टी में? जो हमारे सरपरस्त हैं हाजी शोएब इकबाल साहब, उनके साथ धोखा हुआ। केजरीवाल साहब ने उनके साथ धोखा करा तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। और वो शेर दिल्ली हैं, वो बहुत अच्छा काम कराते हैं, दिलों पे राज भी करते हैं। 32 साल से उन्होंने पुरानी दिल्ली पे राज करा है, तो इसलिए हमारी जीत पक्की थी और बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीते हैं और इंशाल्लाह आगे भी जीतते रहेंगे। आम आदमी पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही है इस बार उपचुनाव में भी, क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी इसके बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप में एक झूठी पार्टी साबित होती चली जा रही है। अभी 3 रोज पहले आपने देखा होगा कद्दावर एमएलए राजेश गुप्ता जी ने पार्टी छोड़ दी है और वो
बड़े भावुक होकर। अलग अलग तरीके की ये रिएक्शन है, ये राय है। रविंद्र जी, सबसे पहले एमसीडी के इलेक्शन पर आप ही की जरा राय ले लें। बीजेपी का पलड़ा इसमें भी भारी दिखाई दे रहा है और शालीमार बाग से तो तकरीबन 10,000 वोटों से जीती है। देखिए, उपचुनाव है तो जाहिर है सिटिंग जो पार्टी है उसका तो बेनिफिट होता ही है, जो कंपनसेशन में जो सरकार में रहती है उसका बेनिफिट है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 सीटें अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो ये थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर है। इतनी संभावना नहीं थी कि आम आदमी पार्टी ऐसा परफॉर्म कर सकती है। और 1 सीट कांग्रेस भी जीत रही है, और जबकि कांग्रेस की कितनी डिसमल परफॉर्मेंस थी विधानसभा चुनाव में हमने देखी, और हमने ये भी देखा था कि आम आदमी पार्टी का भी काफ़ी वोट घट गया था, लेकिन फिर भी 3 सीटें जीतना ये मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि है। और इन लोगों की राजनीति कहीं ना कहीं सिक्योर करती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति कहीं तो सिक्योर है अवधेश जी। आम आदमी पार्टी की अच्छा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन दिया है, सेकंड नंबर पर है आम आदमी पार्टी। निश्चित रूप से है, 12 में से अगर 4 पर वो आगे है या जीत रही है तो इसका मतलब, लेकिन इस सब कुल मिलाकर के ये है कि जो विधानसभा के परिणाम थे लगभग ये उसी अनुरूप परिणाम है। 10 में से 60% सीटें बीजेपी को जा रही है, 12 में से 50% बीजेपी को तो जा रही है, 40% का 30 से 35% के आसपास सीटें उधर जा रही है। कांग्रेस को जो सीट मिली है वो दल बदल के कारण मिली है, और वार्ड में व्यक्ति की भी लोकप्रियता होती है। एक जगह निर्दलीय ने जो है जबरदस्त बना ली है, और आम आदमी पार्टी से निकल के गए हैं, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ से वो भी जीत गए हैं। तो एमसीडी का चुनाव अभी तक ये बता रहा है कि दिल्ली मूलतः 2 ध्रुवीय में बदल गई है, जिसमें मुख्य पार्टी इस समय भाजपा है और आम आदमी पार्टी की हैसियत बनी हुई है सेकेंड पार्टी के रूप में। इतना ही इसके है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के सामने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से जीत करके आए। कांग्रेस के 8 सीटें थी, अगर उसकी 9 हो रही है तो वो चाहे जिस कारण से भी हो उसकी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चिंता का विषय होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए तो होगा ही होगा कि कांग्रेस आ जाएगी तो हमारे लिए क्या होगा जी। तो आम आदमी पार्टी अभी भी कंपटीशन में बनी हुई है। अब आइए बात कर लेते हैं एसआईआर की। एसआईआर को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। आज एक बार फिर से इस पर चर्चा हो पाती है या हंगामे की ही तस्वीरें दिखाई देगी, आज नजर इस बात पर भी हमारी बनी रहेगी। सरकार अगले हफ्ते एसआईआर पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, एसआईआर पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन उससे पहले सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा होगी। इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद यानी कि मंगलवार को 9 दिसंबर को लोकसभा में एसआईआर पर विशेष चर्चा की जाएगी। ये चर्चा चुनाव सुधार के नाम से होगी। अगर जरूरी हुआ तो 10 दिसंबर को भी चुनाव सुधार पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कानून मंत्री इस पर जवाब देंगे। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। अब जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर लगातार बीते 2 दिनों से बवाल चल रहा है, उस पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति कैसे बन गई, इसके पीछे की पूरी कहानी अब हम आपके सामने रख देते हैं। आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले सोमवार को यह कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल रिजिजू ने विपक्ष के नेताओं से बात भी की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने फ्लोर लीडर्स के साथ 2 बार बैठक की। रिजिजू भी विपक्षी नेताओं से मिले।
समाजवादी पार्टी और तृणमूल का कहना यह था कि पहले एफआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो जाए और इसी सप्ताह ये चर्चा हो। हालांकि कई दौर की मीटिंग के बाद ये तय हो गया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी सोमवार को और फिर अगले ही दिन मंगलवार को एफआईआर के मुद्दे पर चर्चा होगी। हालांकि नाम कुछ अलग रखा जाएगा, चुनाव सुधार इसका नाम रखा जाएगा और इस मुद्दे पर चर्चा होगी और अगर जरूरत पड़ी तो फिर 2 दिनों तक इस मुद्दे पर चर्चा होगी। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, एफआईआर पर तो फिलहाल सरकार और विपक्ष के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार पर अटैक किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि एफआईआर सत्ता में बने रहने के तिकड़म का नतीजा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि तिकड़म से सत्ता में आए तो नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ इसे याद रखना चाहिए। एफआईआर एक की आवश्यकता कोई थी नहीं। सन 52 से चुनाव चल रहे थे। हर बार चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम पढ़ाए जाते थे, मृत मतदाताओं के नाम काटे जाते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। जिसका नाम कटता था सूची जोड़ी जाती थी, जिसका नाम संशोधित होता था उसकी सूची जोड़ी जाती थी और जिसका नाम बढ़ता था उसकी सूची जोड़ी जाती थी। एक सतत प्रक्रिया थी और कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था। 14 से पहले क्या एफआईआर हुई थी? 14 हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, अब उन्हें क्या दिक्कत हो गई थी जो ये सब कराना पड़ा? ये सब तिकड़े में चल रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा था कि अगर सामान्य तरीके से वोट के जरिए से कोई सत्ता में आता है तो उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन असामान्य तरीके से 3 तिकड़म से आता है तो उसका लोगों ने रिजल्ट देखा है नेपाल और बांग्लादेश में। इसलिए इतिहास से लोगों को सीखना चाहिए। आपने रामगोपाल यादव को सुन लिया। किसी भी तरीके का वाद विवाद हो हमेशा नेपाल और बांग्लादेश की याद दिला दी जाती है। इसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया कि सरकार तो शुरू से ही एफआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये विपक्ष है कि जो लगातार अवरोध पैदा कर रहा था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर अटैक किया। विपक्ष को चर्चा कम, हंगामा करना ज्यादा पसंद है। हम लोग तो चाह ही रहे थे, कभी नहीं कहा कि हम चर्चा नहीं कर। उनको चर्चा कम करना था, हल्ला ज्यादा करना था, लोकसभा को डिस्टर्ब करना था। सरकार शुरू से कह रही है चर्चा मांगो, चर्चा दूंगा, तो हम तो तैयार थे। जब जनता की ओर से उन पर थपेड़ा लगा तो वो भी मान गए। तो एफआईआर के ऊपर जो ये हंगामा बीते 2 दिनों से चल रहा है, इसमें सीज फायर तो आरती जी दिखाई दे रहा है। ये समझ में आ रहा है कि एफआईआर को लेकर एक दिन निश्चित हो गया है, लेकिन ये जो अभी रामगोपाल यादव कह रहे थे उस पर मेरा ध्यान अटकता है। जब भी कोई विवाद होता है, वोट चोरी के बाद चाहे वो राहुल गांधी करते हैं तब भी वो नेपाल की तरफ जेन ज़ी का इशारा करने लगते हैं। रामगोपाल यादव को भी नेपाल और बांग्लादेश याद आने लगता है। देखिए मीनाक्षी, पहले तो ये कि दोनों पक्षों की सहमति से एसआईआर पे डिबेट होगा पार्लियामेंट में, ये एक वेलकम मूव है। मुझे लगता है कि समझदारी और मैच्योरिटी दिखाई है सरकार ने भी और ऑपोजिशन ने भी, क्योंकि जिस तरह का हंगामा, जिस तरह का डिस्टर्बेंस, बिल्कुल पैरालाइज करना पार्लियामेंट को, वो गलत हो रहा था और मैंने पहले भी कहा है कि वो देश हित में नहीं है। एसआईआर के बारे में ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे सवाल जो है, जो वैलिड सवाल है, जो इनवैलिड सवाल है, सारे सवालों पे बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में। लेकिन कोई ये धमकी दे कि जब भी एसआईआर की बात हो या डिबेट की बात हो, ये धमकी दे कि कुछ भी हुआ तो नेपाल जैसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है, बांग्लादेश जैसी खड़ी हो सकती है सिचुएशन, मुझे लगता है कि ये धमकियां हैं और इनको भी कहीं ना कहीं सीरियसली लेना चाहिए कि आखिर किस वजह से ये कहा जा रहा है। क्या कोई ताकतें हैं जो भारत की अंदर की जो सिक्योरिटी है या अंदर का जो माहौल है उसको ख़राब करना चाहता है और किस कारण से ख़राब करना चाहता है? क्या ऐसी कोई ताकतें हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ या नेपाल में हुआ, जो हिंसा हुई और जो तख्ता पलट वाली बातें हुई वहाँ पे, क्या यहाँ पे भी ऐसे कोई लोग हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं? मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्य होगा अगर ये देश
उस तरफ जाएगा और सहमति के साथ। ये जो डर पैदा करने की कोशिश होती है ना अवधेश, ये विपक्ष बार बार करता है। कभी उन्हें नेपाल याद आ जाता है, कभी बांग्लादेश याद आ जाता है। ये चुनाव सुधार की प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव सुधार की प्रक्रिया है, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन चाहे आप अखिलेश यादव को सुन ले, चाहे आप राहुल गांधी को सुन ले, प्रियंका गांधी को सुन ले, ममता बनर्जी को सुन ले, सबकी राय एक जैसी दिखाई देती है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ये विरोधियों का एक नया पर्चा है कि सरकार वोट चोरी करके अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। देखिए, इसमें मुझे तो कोई हैरत नहीं लग रही है। मुझे लगता है भारत के इतिहास में इतना अविश्वसनीय डिस्क्रेडिटेड विपक्ष मैंने कभी जीवन में नहीं देखा है। इतना अदूरदर्शी विपक्ष मैंने कभी देखा नहीं है जो पिछले कुछ समय से चल रहा है। मैं दोनों का उत्तर दूंगा, लेकिन जैसे राहुल गांधी का जो सिंड्रम इस समय भारत की पॉलिटिक्स में आ गया है, राहुल गांधी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो सिंड्रम है, उसके शिकार तेजस्वी यादव और आरजेडी हो गई थी और उसके परिणाम वहाँ दिखाई पड़े थे। यद्यपि वहाँ बीजेपी जेडीयू की विजय होनी थी, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर जो कुछ राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, जो कुछ कहा गया, उससे लोगों के अंदर गुस्सा था कि हमारा वोट कटा नहीं है, आराम से आके लोगों ने फॉर्म भराए हैं, कोई हमको समस्या हुई नहीं है। और ये आदमी इतना बड़ा नेता हो के ऐसे कह रहा है। क्या 2027 के चुनाव में अखिलेश जी और राम गोपाल जी वही दोहराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उस सिंड्रम का यही परिणाम आना है। मैं ये बोल के जा रहा हूं, लोगों को लगेगा जिस राहुल गांधी के जो सिंड्रम है पॉलिटिक्स में, वो आत्मविनाश का सिंड्रम सेकेंड बार पर आते हैं। देखिए, अगर चुनाव में वोटर मतदाता सूची का संशोधन हो रहा है कि लोग आए भरे थे, इस पर संसद में बहस की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सामान्य एक प्रक्रिया थी, होनी चाहिए। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, आप जनता के बीच जा नहीं पा रहे हैं, और आपको मालूम है, अब धीरे धीरे पता भी चला है कि अवैध वोटरों के कारण भी हमको काफी सारे वोट मिल रहे थे, और आपको इस देश में एक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म के प्रति जो तुष्टिकरण है, आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक कट्टर मुस्लिम पंथी समुदाय देश में खड़ा हो गया है ऊपर से नीचे तक, जिसको भारत में केवल अन्याय दिखता है, उस भाव से जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये समस्या उनके लिए पैदा होगी। नहीं, लेकिन सर एक सिंड्रोम और है, बड़ी खबर इसी सिंड्रोम से जुड़ी हुई आपको बता दूं। ये सिंड्रोम जो है वो सनातन के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू देवी देवताओं और इनकी परंपराओं के खिलाफ जो सिंड्रोम है वो मैं आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर है तेलंगाना से, जहां सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू आस्था, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। एक कार्यक्रम के दौरान रेवंत रेड्डी ने यह कहा कि हिंदू कितने देवताओं में विश्वास करते हैं, फिर खुद ही जवाब दिया 3 करोड़। इतने देवी देवता क्यों हैं? रेवंत रेड्डी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कुंवारे के भगवान हनुमान हैं, 2 शादी करने वालों के अलग भगवान हैं और शराब पीने वालों के अलग भगवान हैं। आगे सोचिए, यहीं पर उनकी बात नहीं खत्म हुई। मुर्गे की बलि देने वालों के अलग भगवान हैं, दाल चावल खाने वालों के अलग भगवान हैं, हर ग्रुप का अपना भगवान है। रेवंत रेड्डी के बयान पर तेलंगाना बीजेपी हमलावर है। जाहिर है मसला सिर्फ धार्मिक नहीं, सियासी रूप लेते वक्त कब कितना लगता है। आपको बता दें, बीजेपी, तेलंगाना बीजेपी इस वक्त लगातार हमलावर है। वीएचपी ने भी रेवंत रेड्डी से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। आज तेलंगाना में बीजेपी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకు ఉన్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. దేవుడి మీదనే మనకి ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్తా అంటే, ఒక ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి మొక్తా అంటాడు, ఒక ఆయన లేదు లేదు నేను అయ్యప్ప మాల వేస్తాను, ఇంకొక ఆయన అంటే లేదు నేను శివమాల వేస్తాను, మూడో ఆయన అంటాడు. అవునా? ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా. तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने रेवंत रेड्डी पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की ये एआईएमआईएम से दोस्ती की वजह से उनके मुंह से इस तरीके के बयान आ रहे हैं जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। Has gone to an extent of insulting the Hindu gods and goddesses.
He says that for the people who have one wife, they have some God. People who have two wives, they also have gods. People who drink, they have also gods. People who eat chicken, they have also a god. People who eat this type of very statement of CM is insulting to the Hindus and Hindu gods and goddesses. So therefore, Mr. CM has to understand that he must be having friendship with MIM. But this doesn't mean that he should insult the Hindus and Hindu religion and Hindus' faith. Perhaps people may think that after the Jubilee elections, once he made a statement that Muslim is Congress and Congress is Muslim, he also might turn into Muslim, convert himself into Muslim. That is what people has to think. वहीं हैदराबाद के गोशा महल सीट से विधायक टी राजा ने भी सीएम रेवंत रेड्डी पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी भी पहले एबीवीपी में ही थे, कांग्रेस में जाने के बाद उनका खून बदल गया है। रेवंत रेड्डी वो भाषण क्या देता है कि हिंदुओं के कितने करोड़ देवी देवता हैं, शादी जो नहीं करता है उसके लिए एक देवता है हनुमान जी, जिसके 2 जुड़वा हैं उसके अलग देवता है, जो शराब पीते हैं उनके अलग देवता है, अलग देवी देवता है। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे, लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी के? मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज ये जो बयान सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया है, ये एकदम सोच समझ कर लिख कर हिंदू देवी देवताओं पर कुठाराघात करके हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था पर ये हमला करना, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या यही इनकी सोच है, यही इनका बैकग्राउंड है? नहीं, पोलराइजेशन की राजनीति तो हम लोग देख ही रहे हैं लंबे समय से। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह की बातें कर ही रही हैं कि अपना जो उनका बेस है वोट का, उसको कंसोलिडेट करें अपने पक्ष में। अगर रेवंत रेड्डी ने ये जो बयान दिया है इसका, क्योंकि वो भाषा है वो रेवंत रेड्डी जो बयान दे रहे हैं, क्या वो ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर में भी चुनाव लड़ने जाना है? क्या वो ये जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएगा, वहां पर भी आपको लड़ाई लड़नी है? क्या वो ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ना है, वहां पर भी माता की पूजा होती है? उनको हिंदुओं के वोट से मतलब है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल हिंदुओं के वोट से उनको मतलब होगा, या और जो भी उन्होंने बयान दिया है, अब क्योंकि अपन उस बयान को ठीक तरीके से तो समझ नहीं पा रहे, वो भाषा जो है तेलुगु हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपमानित देखिए सर, एक सेकंड सर, अगर उन्होंने इस तरह के दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं, अपमानित शब्दों का उपयोग किया है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। नहीं, किसने कहा हनुमान जी कुंवारों के भगवान है? कौन से टेक्स्ट में लिखा हुआ है? मीनाक्षी जी, अगर उन्होंने किसी हिंदू देवी देवता के भगवान के ऊपर कुछ गलत बात बोली है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, उसके डिफेंस का कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये राजनीति जो है, ये इस तरह की पॉलिटिक्स हम लोग 1 दशक से ज़्यादा वक्त से देख रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल को जिस भी तरह की चीज़ें सूट करती हैं पोलराइजेशन करने के लिए, वो पॉलिटिक्स उस तरह की जाती है। ये भी उसी का एक नज़ारा होगा और इनको कोई ना कोई राजनीतिक फायदा उसमें दिख रहा होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा बात बोली है। दूसरे पक्ष में भी हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हिंदुओं के सहिष्णु होने का ही खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। किसी और धर्म के बारे में बोलकर बताएं। यस, क्यों सीएम रेवंत रेड्डी किसी और धर्म के बारे में नहीं बोलते? चलिए ठीक है, आपको अपने पॉलिटिकल हित दिखाई दे रहे हैं तो हिम्मत करिए ना दूसरे धर्मों के बारे में बोलने की। केवल हिंदू सहिष्णु है इसलिए इतनी बकवास सुन लेता है।